हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करें उसकी नोटिफिकेशन। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें बेल आइकन को हिट करके ऑल का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, नहीं तो नोटिफिकेशन आती नहीं है। तो आइए चलिए, एक और कंपनी के रिज़ल्ट आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं उस कंपनी के रिज़ल्ट कैसे रहे। तो मैंने जस्ट नंबर्स को ओपन यहाँ पे कर लिया है। तो हम सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं, सितंबर 2024, जून 2024 एंड सितंबर 2023। तो वही सेम सीक्वेंस है। तो सबसे पहले टोटल इनकम को देख लेते हैं, तो 4555। ठीक है, ये भी करोड़ में फिगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये करोड़ में टोटल इनकम रही 4555। 3 महीने पहले थी 4482 और एक साल पहले थी 4221। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस को हम देख लेते हैं। तो एक्सपेंसेस है 4010। 3 महीने पहले थे 3683 और एक साल पहले थे 3411। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं प्योर प्रॉफिट कंपनी का कितना रहा। तो प्योर प्रॉफिट आप देख सकते हैं 545। 3 महीने पहले था 799 और एक साल पहले था 809। यानी कि आप क्लियर कट देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी गिरावट है यहाँ पे, क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी। तो उसके बाद कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे एंड टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस बार का जो कंपनी का प्रॉफिट आया वो है 404। 3 महीने पहले था ये 594 और एक साल पहले था 602। यानी कि आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही भयंकर यहाँ पे नीचे प्रॉफिट आया है कंपनी का। उसके बाद ईपीएस में भी देख लेते हैं, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी यहाँ पे भी। तो ईपीएस है 4.25। 3 महीने का पहले का था 6.25 और एक साल पहले का था 6.37। यानी कि आप क्लियर कट, मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही बैड नंबर्स हैं यहाँ पर कंपनी के। एंड जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। और आप देख सकते हैं कि कंपनी इस टाइम पे भागी है, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है वो मार्केट ख़त्म होने से पहले बीच मार्केट में आया और उसके बाद से कंपनी एकदम से भागी। अब मुझे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि जब कंपनी के नंबर्स इतने ज़्यादा ख़राब आए तो फिर भी ये शेयर इतना क्यों भागा। तो इसका जो वैलिड रीज़न है अभी तक तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, पर मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी अगर स्टॉक में अगर आप देखें तो टॉप लेवल से ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा गिर गया था, 13-14%। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद स्ट्रीट को जितने एस्टिमेशन का था कि हाँ भाई इतने एस्टिमेट से ख़राब नंबर आएंगे, शायद उससे थोड़ा बेटर नंबर आए होंगे, इसीलिए यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिला है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो स्टॉक की पिटाई है। अभी कुछ हाल फिलहाल में ही नंबर से पहले ही 13 सितंबर से ही आप देख रहे हैं कि स्टॉक में जोरदार गिरावट हुई और स्टॉक सीधा 17 से 18% क्रैश हो गया था। तो आई थिंक ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है यहाँ पर कंपनी को कि जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की कि नंबर ख़राब आएंगे, शायद उससे थोड़े से अच्छे नंबर्स यहाँ पर कंपनी ने शो किए हैं। तो इस वजह से ही आई थिंक यहाँ पे आज के दिन नंबर्स आते ही थोड़ी सी यहाँ पर बढ़त मिल गई कंपनी को। तो उसके बाद आइए चलिए थोड़े से और नंबर्स को देख लेते हैं। न्यू अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर ईयर ऑन ईयर थोड़ा डाउन है, क्वार्टरली थोड़ा सा फ्लैट ही परफॉर्मेंस है, 9 लाख। पैट नंबर्स भी आप देख सकते हैं कि डाउन ही है। कॉस्ट टू इनकम भी इनकम ईयर ऑन ईयर डाउन है और क्वार्टरली थोड़ा सा अप है। मेन है ग्रॉस एनपीए, क्योंकि ये एक फाइनेंस की कंपनी है, क्रेडिट कार्ड देती है, तो यहाँ पे भी एनपीए ग्रॉस एनपीए होता ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयरली बेसिस पे भी डाउन है और क्वार्टरली बेसिस पे भी, मतलब बड़े हैं, डाउन नहीं है, बढ़ गए हैं। ग्रॉस एनपीए ईयरली भी बढ़े हैं एंड क्वार्टरली भी बढ़े हैं। तो ग्रॉस एनपीए बढ़ना अच्छी बात होती है या नहीं? बल्कि ग्रॉस एनपीए अगर बढ़ रहा है तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो भी लोन बांट रही है, यानी कि जो भी कार्ड स्पेंडिंग हो रही है, पैसा वापस नहीं आ रहा है कंपनी के पास, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है इनके लिए। और वही रिफ्लेक्शन आपको नेट एनपीए में भी दिखेगा, वहाँ पे भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी बढ़ रहा है एंड ईयरली भी बढ़ रहा है। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं, टोटल इनकम रेवेन्यू देख सकते हैं आप, 8% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन ही है यहाँ पे। पैड भी आप देख सकते हैं क्वार्टरली डाउन 404 करोड़। ROAA 2.7 है, जो पिछले ईयर 4.9 था।
उसके बाद बिजनेस की थोड़ी हाइलाइट्स देख लेते हैं हम। कार्ड्स इन फोर्स ग्रो बाय 10% के हिसाब से ग्रो हुआ है। न्यू अकाउंट वॉल्यूम जो है वो भी आप देख सकते हैं 90 लाख के आसपास है। स्पेंड्स ग्रू बाय 3% ईयर ऑन ईयर। रिसीवेबल्स तो मतलब ये चीज़ें अच्छी है, लेकिन आई थिंक कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो इनका काफ़ी बढ़ गया। ये देखिए यहाँ पे ये एक मेन रीज़न है कि फाइनेंस कॉस्ट जो है वो इनकी इंक्रीज़ हुई है 30% से, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। क्योंकि आप जानते हैं कि रिसेंटली आरबीआई ने अपने जो रेट हाइक हो रखा है उसको कट नहीं किया है अभी तक। तो इनको, क्योंकि ये एक एनबीएफसी है एक तरह से, तो इनको भी लोन लेना पड़ता है। ये लोन कहीं से लेते हैं तो कहीं और देते हैं, तो बीच का जो मार्जिन होता है यही इन कंपनी की अर्निंग होती है। जो कि अगर ये कहीं से पैसा ले रहे वही अगर महंगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनको भी महंगे पे देना पड़ेगा, और वहाँ पे फिर हर कोई स्पेंडिंग नहीं करता है और लेता नहीं है, खर्चे नहीं करता है, क्योंकि जब लोन महंगा हो जाता है तो इनको अपने मार्जिन को मेंटेन करने में दिक्कत आती है। हाँ, लेकिन नियर फ्यूचर में आई थिंक कि अभी नहीं तो आने वाले 3 से 6 महीनों में आरबीआई रेट को कट करने ही करेगा, ग्रोथ लाने के लिए, मार्केट में बूस्ट लाने के लिए और ज़्यादा। तो क्योंकि यूएस में भी रेट कट हो गया है एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में भी रेट कट होना शुरू हो गए, तो आने वाले टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई को भी रेट कट करना है, ये सब जानते हैं। और वो कब होगा ये किसी को नहीं पता, ये कभी भी हो सकता है, आने वाले 3 महीने में या 6 महीने में। तो उस वजह से भी आई थिंक थोड़ी सी जो इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई थी, तो आई थिंक इसलिए थोड़ी सी बाइंग यहाँ पर आई है। तो एसेट क्वालिटी वगैरह भी देख सकते हैं आप। टोटल जो साइज़ है वो 61,872 करोड़ अगेंस्ट 58,000। तो बैलेंस शीट भी ठीक ही है इनकी, ग्रोइंग मैनर भी है। नेट प्रोविजंस आप देख सकते हैं, ये भी एक एज प्रोविजंस जो है 49 के थे और वो 53 हो गए। प्रोविजंस बढ़ना भी इन कंपनीज़ के लिए अच्छा कतई नहीं होता, क्योंकि प्रोविज़न का मतलब भी यही होता है कि इतना पैसा अब इनके पास नहीं आने वाला है, जो कि पिछले साल तक था 49,000 करोड़, अब वो बढ़कर हो गया 53,000 करोड़। तो यहाँ पे भी जंप है। तो दोनों नेट एनपीए, नॉन जीएनपीए एंड प्रोविजनल्स दोनों जगह से ही बढ़ रहे हैं। और वैसे भी अगर आप इस स्टॉक को, अगर आप इसका लॉन्गर हॉरिजॉन का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे क्लियर कट कि इसने जब से इसका आईपीओ आया, जब से इसने अपने इन्वेस्टर्स को कभी वेल्थ कमा के दी ही नहीं है। जबकि एक बड़ी कंपनी है एसबीआई नाम का, एसबीआई भी इसमें जुड़ा हुआ है, एक बड़ा ब्रांड नेम है। इसके मैं कुछ नंबर्स भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप देख सकें कि किस तरह के नंबर्स इसके रहे हैं। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको दिखा देता हूँ कि इसके प्रमोटर कौन है। इसका प्रमोटर है एसबीआई बैंक। उसके बाद आप ईयरली नंबर देख सकते हैं, 68% का प्रमोटर होल्डिंग। उसके बाद एफआईएस के पास 9 है, डीआईएस के पास 16% है, और पब्लिक के पास भी 5-5.5% के हैं। ये जो एक शेयर होल्डर था सीए रोवर होल्डिंग, यह एक ऐसा शेयर होल्डर था जब से ये इसका आईपीओ आया था। ये जितने भी हायर लेवल देख रहे हैं आप, ये जितने भी हाई पे बाद जो क्रैश हुआ है स्टॉक, ये जो कंपनी है सीए रोवर, ये लगातार अपनी होल्डिंग्स बेचती ही जा रही थी। अगर मैं आपको क्वार्टरली यहाँ पे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे फिगर्स तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे भी आई थिंक कहीं ना कहीं ये होना चाहिए। अब आईएस में नहीं है, आई थिंक ईयरली में ये क्लियर कट आपको नज़र आ रहा था यहाँ पे। हाँ जी, तो ये देख लीजिए आप, 15% की होल्डिंग थी, फिर उसके बाद 11 की इन्होंने की, यानी कि 3 की, यानी कि 2-3 साल तो इस होल्डिंग कंपनी ने, जिसमें इन्होंने जिसने एसबीआई में इन्वेस्ट करके रखा था, वो लगातार अपना माल बेच रहे थे। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि 2022 में, एक मैं डेट देख लेता हूँ, मार्च 2022, तो मार्च, ये देखिए मार्च 2000, यानी कि लगभग यहाँ तक उन्होंने अपना माल लगातार बेचते ही रहे हैं। इस वजह से ये कंपनी जब भी हायर लेवल पे पहुंचती थी वहाँ पे सस्टेन कर ही नहीं पाती थी। जबकि इसके नंबर्स आप देखेंगे तो पहले के इतने बुरे भी नहीं थे। अगर आप ईयरली नंबर्स देखेंगे यहाँ पे 136, 293, अगर हम कोविड के टाइम की बात करें 865, 1200, 900, यहाँ से तो फिर रेट हाइक्स होना शुरू हो गए तो इनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट महंगा हो गया। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो नंबर्स बुरे नहीं हैं, 1600, 2200, 2400, तो अच्छे ही नंबर है। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी इनके जो प्रोविजंस वगैरह वो बढ़ रहे हैं। अब अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा इंडसइंड बैंक के नंबर्स भी जब आए थे तो वो बुरी तरह से क्रैश हुआ था, क्योंकि वो इंडसइंड बैंक भी जो है
अनसिक्योर्ड लोन्स एंड छोटे एसएमईज को ज़्यादा लोन दे रहे थे, जो कि एक टाइम पे उन पर ग्रोथ तो अच्छी मिलती है लेकिन उनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। और क्रेडिट कार्ड भी एक ऐसा लोन का माध्यम है जो अनसिक्योर्ड लोन में आता है, और अनसिक्योर्ड लोन जो है वो सेफ़ नहीं होते हैं क्योंकि उनमें आप कोई भी कोलेटरल नहीं देते हैं। तो अभी तक के लिए सिर्फ वीडियो में यही सब मेरे को आपको बताना था। नंबर्स मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगे हैं। आप यहाँ पे जाके इसके एस्टिमेट्स को भी देख सकते हैं। ईपीएस जो है 29 से 30% के हिसाब से मिस होते हुए दिख रहा है। तो बस वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। एंड मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कोई भी शेयर बाय सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें।